आदाब नाजरीन, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। क्या हिंदुस्तान में शहरियत का बहरान छाने वाला है? कल हमने ग्राउंड जीरो में इसी अहम मौजू पर बात की थी। ये मुद्दा अब और भी ज्यादा संजीदा हो गया है। दरअसल असम में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट के बाद मचे बवाल के बीच पार्लियामेंट में आज रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी गूंजा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले कुछ वक्त में या कुछ दिनों में हिंदुस्तान में एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा हंगामा बरपाने वाला है या हंगामा खड़ा करने वाला है? और क्या एनआरसी ड्राफ्ट के बाद वाकई लाखों लोग हिंदुस्तान की शहरियत से महरूम हो जाएंगे? मरकज की बीजेपी हुकूमत का जो स्टैंड है, जो मौजूदा स्टैंड है, उससे कुछ ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं। इसीलिए आज ग्राउंड जीरो में बात पनाह गुज़ीरों की करेंगे, जिस पर वक्त पर सियासत तो होती रही है, साथ ही ये हमारे मुल्क का बेहद अहम, संजीदा और हसास मसला भी बनता जा रहा है। डालेंगे इस अहम मुद्दे के हर पहलू पर नजर। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे अगर अपने बॉस से कोई काम कराना होगा या फिर सैलरी बढ़वानी होगी तो आप उन्हें किस वक्त कॉल करें या किस वक्त उनसे बात कर सकते हैं। और हफ्ते में चंद मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ सकती है आपकी उम्र। एनआरसी के एक ड्राफ्ट से 40 लाख से ज्यादा लोगों पर मुल्क की शहरियत का खतरा मंडराने लगा है। अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को लेकर भी हंगामा शुरू हो गया है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि सभी घुसपैठियों को मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा और रोहिंग्या भी इसमें शामिल हैं। आसाम में एनआरसी ड्राफ्ट से जुड़े मुद्दे पर बात करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारे मुल्क में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के हालात को बयान करती आज की खास रिपोर्ट। 14 अगस्त 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी। मानवाधिकार का विषय मानकर लेना चाहिए, न कि किसी धर्म और जाति के लिए, और न इसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसे अपनी राजनीति और वोट के लिए ये किसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज एनआरसी का मुद्दा छाया रहा, तो इस पर सियासत भी जमकर होती रही। अमित शाह से लेकर के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह तक गैर कानूनी तरीके से होने वाली घुसपैठ को लेकर बोले तो अपोजिशन भी अपने तरीके से मुद्दे को उठाता दिखा। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। बार बार कहना कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार बड़ी इनह्यूमन हो गई है, सरकार बड़ी ब्रूटल हो गई है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रहा है। बहुत से लोगों को डिलीट किया गया। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवीजन आप करने जा रहे हैं। If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि एनआरसी के दूसरे ड्राफ्ट के रिलीज की बुनियाद पर अथॉरिटी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उन्हें पूरा मौका मिलने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट है, इससे घबराने की बात नहीं है। अभी इसमें पूरा मौका मिलेगा, दिया जाएगा सबको कि अपने आप को वो साबित कर सके। उधर रोहिंग्या मुसलमानों पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के बयान पर रोहिंग्या मुसलमानों में डर का माहौल भी पैदा हो गया है। हालांकि उन्हें अब भी भारत सरकार से उम्मीदें हैं। हम तो ऐसे लगते हैं हम आधा मरी हुई हैं, हम मरी हुई इंसान हैं और इंडिया में हमें लग रही है हम अभी थोड़ा जिंदा हो रहे हैं, थोड़ा मरे हुए इंसान को थोड़ा हम जिंदा हो रहे हैं। हमें ऐसे महसूस हो रहा है जब इंडिया में है तब से। तो हमें इंडिया की सरकार से बहुत उम्मीद है। हम खुशी से यहाँ न कमाने के लिए, खाने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे हम देश के हालात को जब तक बदलेंगे तब तक के लिए यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, ना कि हम परमानेंट इंडिया में रहने के लिए आए हैं। गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे लोगों की मुश्किलें यकीनन आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वाकई इन लोगों को मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा? ये कहना
अभी जल्दबाजी होगा। ये बात सच है कि हिंदुस्तान पर आबादी का बड़ा बोझ है और अगर लोग यहाँ और ज्यादा आएंगे तो ये बोझ और बढ़ेगा। लेकिन क्या मौजूदा दौर में हिंदुस्तान इंसानियत के तकाजे को दरकिनार करने की हिम्मत दिखा रहा है? क्योंकि मौजूदा राजनीति इस बात की इजाजत भी देती दिख रही है। सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ बहुत आसान रहने वाला है? जाहिर है ये मसला जो है यहाँ थमने वाला नहीं है, इसके ऊपर अभी और भी सियासत होना बाकी है। बहरहाल यहाँ ये बताना भी जरूरी होगा कि रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी पनाहगुज़ीनों का मसला आज का नहीं है, बल्कि पिछले कई बरसों से ये मुल्क का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज इस मौके पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मुल्क में बांग्लादेशी पनाहगुज़ीनों की तारीख क्या है और कैसे इस मुद्दे पर अलग अलग वक्त पर सियासी रोटियां सेकी जाती रही। असम में पनाहगुज़ीनों को वापस भेजने की तहरीक करीब 37 सालों से चल रही है। 1971 में बांग्लादेश की तहरीक आजादी के दौरान वहां से नकले मकानी कर लोग भारत आ गए और यहीं बस गए। इस वजह से मकामी लोगों और घुसपैठियों में कई बार पुरतशद्दुद वारदातें भी हुई। इसके बाद 1980 की दहाई से ही यहाँ पर पनाहगुज़ीनों को वापस भेजने की तहरीकें चल रही हैं। सबसे पहले पनाहगुज़ीनों को बाहर निकालने की तहरीक साल 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद ने शुरू की। यह तहरीक पुरतशद्दुद होते हुए करीब 6 साल तक चली। तशद्दुद में हजारों लोगों की मौत हुई। तशद्दुद को रोकने के लिए साल 1985 में उस वक्त के वजीर आजम राजीव गांधी और स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद के लीडरान की मुलाकात हुई। तब तय हुआ कि साल 1951 से 1971 के बीच आए हुए लोगों को शहरियत दी जाएगी और 1971 के बाद हिंदुस्तान में आए लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी समझौते को असम समझौते के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिरकार सरकार और मुजाहिरीन के बीच बात नहीं बनी और समझौता फेल हो गया। इसके बाद असम में समाजी और सियासी कशीदगी बढ़ती चली गई और कई साल बीत गए। लेकिन साल 2005 में मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ा और सूबाई और मरकजी सरकार ने एनआरसी लिस्ट अपडेट करने के लिए समझौता किया। लेकिन इसकी धीमी रफ्तार की वजह से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस जहां सुस्त दिखाई दी तो वहीं बीजेपी ने इस पर दांव खेल दिया। बीजेपी ने साल 2014 में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने इलेक्शन कैंपेनिंग में बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कही तो इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी लिस्ट अपडेट करने का भी हुक्म दे दिया। 2016 में सूबे में बीजेपी की पहली सरकार बन गई और गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजने का अमल फिर से तेज हो गया। इधर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद एनआरसी के ड्राफ्टिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसके बाद पीर को इसका फाइनल ड्राफ्ट सामने आया। असम में लीगल सिटीजनशिप यानी कानूनी शहरियत के लिए 3,29,91,384 लोगों ने एनआरसी में दरख्वास्त दी थी, जिसमें से 40,07,707 लोग नाअहल करार दे दिए गए हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। इस सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज साफ तौर पर कह चुका है, जैसा खबर में भी बताया गया है, कि जिन लोगों के नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है उन्हें मौका दिया जाएगा अपनी शहरियत को साबित करने का। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है और इसी के साथ ग्राउंड जीरो में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही कुछ अहम जानकारियां और फायदे की बात के साथ साथ आपको बताएंगे आज की तारीख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं पनाहगुज़ीनों की। एक तरफ तो असम में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख से ज्यादा लोगों को मुल्क की शहरियत के लिए नाअहल करार दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ अब रोहिंग्या मुसलमानों को भी मुल्क से बाहर किए जाने का मामला जोर पकड़ने लग गया है। आज पार्लियामेंट में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कई जानकारियां दी और कड़े अल्फाज में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में मरकजी हुकूमत ने जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सूबाई हुकूमतों से कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करें, उनकी गिनती करें और उन्हें एक जगह इकट्ठा करें। एडवाइजरी में उनके बायोमेट्रिक लेने की भी बात कही गई है।
इसके साथ ही वजीर दाखिला ने यह भी बताया कि रोहिंग्याओं को वापस भेजने का हक सूबाई हुकूमतों के पास भी है, यानी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो वो भी रोहिंग्याओं को डायरेक्ट वापस भेज सकती हैं। वो पहले एक रिपोर्ट जो है वो वजीर दाखिला को भेजेंगी या वजारत दाखिला को भेजेंगी। वजारत दाखिला जो है वो इस रिपोर्ट को देख करके म्यांमार की हुकूमत से बात करेगा और जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा आज बीजेपी सदर और राज्यसभा एमपी अमित शाह ने भी एनआरसी और बांग्लादेशी पनाहगुजीरों को लेकर ऐवान में कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ही जो है वो असम समझौता किया था, लेकिन उनके अंदर इसे नाफिज करने की हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर है। जाहिर सी बात है पूरा मामला वोट बैंक का है। वोट बैंक की ही खातिर बीती हुकूमतों ने पनाहगुजीरों के मुद्दे पर लगातार उसे टालती रही या उस मसले पर वो ठंडी रही, लेकिन अब वोट बैंक की ही खातिर मौजूदा सरकार इस मामले पर एक्शन में है। दरअसल इस मुद्दे पर हर पार्टी ने वैसा ही रुख इख्तियार किया जैसा उसे सूट करता हो। इन सब के बीच हमें यह देखना भी जरूरी होगा कि एनआरसी में शामिल ना किए गए ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तानी होने का दावा कर रहे हैं। इनमें ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी फौज में अपनी खिदमत अंजाम दी है। फौज में बरसों तक मुल्क की खिदमत करने वाले जाबाज अजमल हक का भी ड्राफ्ट में नाम जो है वो शामिल नहीं है। जो फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें इनका नाम नहीं है। लंबे वक्त तक ये फौज में रहे थे। हाल ही में फौज के इस रिटायर्ड अफसर को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है उसमें भी तलब किया गया था और वहां पर इनके शहरियत या जो इनकी शहरियत से जुड़े जो सबूत थे वो मांगे गए थे। या ये भी कम दिलचस्प बात नहीं है कि इनके जो कुनबा है या इनके जो फैमिलीज हैं, इनकी फैमिली के जो बाकी लोग हैं उनके इस रजिस्टर में नाम शामिल है, यानी सिर्फ इन्हीं का नाम नहीं है, इनके घर के बाकी लोगों का नाम है। तो ये बड़ा अजीब है। लेकिन अजमल हक का नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह बीजेपी के एक विधायक अनंत कुमार मालो का नाम भी एनआरसी में नहीं है। मालो जो है यानी अनंत कुमार जो मालो हैं ये बीजेपी के एमएलए हैं और जुनूबी अभयपुरी से ये एमएलए हैं। इनके अलावा उल्फा के जो चीफ रहे हैं पहले प्रेश बरुआ, उनका नाम इस लिस्ट में है। हम आपको बता देते हैं कि जो प्रेश बरुआ हैं इनके बारे में कहा जाता है कि वो लंबे वक्त से अंडरग्राउंड है और कहीं विदेश में है। इसके बावजूद भी उनका नाम इस लिस्ट में है, जबकि उनके बीवी बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट से गायब है। उधर मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया रहे फखरुद्दीन अली अहमद के सगे भतीजे का नाम भी इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है। जियाउद्दीन अली अहमद के मुताबिक उनके अहले खाना को जो फाइनल रिपोर्ट है या फाइनल जो ड्राफ्ट है उससे बाहर कर दिया गया है। साबिक सदर जमहूरिया के भतीजे जियाउद्दीन अली अहमद ने खुद मीडिया को इस बात की जानकारी दी। जाहिर है कि इस फाइनल ड्राफ्ट में भी काफी खामियां हैं जिन्हें संजीदगी से लेकर दूर किए जाने की जरूरत है। इसको लेकर ऐवान में हंगामा हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, कोई पनाह गुज़ीरों के इंसानी हुकूक की गुहार लगा रहा है तो कोई मुल्क की सिक्योरिटी की दुहाई दे रहा है। लेकिन असल में मुद्दे पर संजीदा बातें कम हो रही हैं और इस पर सियासत ज्यादा हो रही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले अमेरिका में भी पनाह गुज़ीरों का ऐसा ही मुद्दा सामने आया था। वहां पर पनाह गुज़ीरों के बच्चों को उनके वालिदैन से अलग करने की अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की दुनिया भर में तनकीद हुई थी, यहां तक कि खुद उनको अपने घर में भी तनकीद का सामना करना पड़ा था। एनआरसी का ड्राफ्ट भी असम में ठीक उसी तरह कुनबों को तोड़ता दिख रहा है। एनआरसी की जो फहरिस्त है उसके आने के बाद रातों रात लाखों लोग स्टेटलेस हो गए हैं और असम में बीजेपी, आपको ये भी बता दें कि असम में बीजेपी की हुकूमत है और पार्टी पहले ही रिफ्यूजी मुस्लिमों को वापस बांग्लादेश भेजने की बात कह चुकी है। लेकिन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भारत की ऐसी किसी अपील को कबूल करेगा या नहीं ये कहना जल्दबाजी होगा। ऐसे में ये लोग फिलहाल भारत में ही रहेंगे। ये तो बिल्कुल तय हो चुका है कि ये यहीं पर रहेंगे, लेकिन खतरा ये भी बना रहेगा कि कहीं इनके हालात भी वैसे ही ना बन जाएं जैसे म्यांमार से बांग्लादेश और हिंदुस्तान आए रोहिंग्याओं के हालात हैं। बहरहाल इस सब के बीच सवाल लाखों लोगों के दरबदर होने का है। एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में भी खामियां होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है हिंदुस्तान में किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पर रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन इस सब के बीच ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि कहीं बांग्लादेशी के नाम पर हम अपने ही शहरियों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज भी इस मुद्दे पर साफ कह चुका है कि सभी को अपनी शहरियत साबित करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में इसकी पूरी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है और आसाम हुकूमत की है कि वो किसी के साथ नाइंसाफी ना होने दे। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप अपना ख्याल रखें, हर तरह की अफवाहों से दूर रहें। आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। जिम्मेदार शहरी बनकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने में अपना रोल जरूर अदा करें। और कुछ देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।